नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक चमत्कार तो हो गया, क्या दूसरा भी होगा? जो 500 साल में नहीं हुआ, यानी राम मंदिर का निर्माण 500 साल तक नहीं हुआ और किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि होगा। और मुझे लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न बने होते तो अब भी ये संभव नहीं होता, क्योंकि ऐसे चमत्कार होते हैं विल पावर से और पुरुषार्थ से। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ईश्वर की इच्छा हो तो भी और अगर आपकी इच्छा हो तो भी। अगर विल पावर यानी आप में इच्छा शक्ति नहीं है, यानी नेतृत्व की बात कर रहा हूँ, अगर उसमें इच्छा शक्ति नहीं है और दूसरे मामले में जो कहने जा रहा हूँ उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति और दोनों में पुरुषार्थ की ज़रूरत है। यानी प्रारब्ध तो है, भाग्य में तो लिखा है, लेकिन उसके लिए कर्म भी करना पड़ता है। तो मंदिर तो बन गया, तमाम लोगों की कोशिशों के, तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद, तमाम तरह के अड़ंगे लगाने के बावजूद मंदिर बन गया। भव्य, नव्य और दिव्य मंदिर जो है वो अयोध्या में आज खड़ा है, आज लोग दर्शन कर रहे हैं। दूसरा चमत्कार 2024 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कह रहा हूँ। क्या पहली बार 75 साल में अभी तक जो नहीं हुआ वो होने जा रहा है कि किसी एक पार्टी को 50% वोट और 400 से ज़्यादा सीटें मिली। 400 से ज़्यादा सीटें मिलने का चमत्कार जो है 1984 में हो चुका है, कांग्रेस पार्टी को मिली थी। तब कांग्रेस पार्टी को 48.1%, 48.1% वोट मिला था। 50% वोट नहीं मिला था तब भी। और जो लोग ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं ना कि मोदी को तो 37% वोट मिला, बाकी तो 63% उनके खिलाफ थे, उनको बता दें कि भाई जब 400 से ज़्यादा सीटें मिली थी राजीव गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, तब भी 52% लगभग लोग खिलाफ थे, कांग्रेस के विरोध में वोट किया था। तो ये इस गणित का, इस स्टैटिक्स का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जो सिस्टम चुनाव का अपनाया है वो FPTP सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। उसमें वोट परसेंटेज का मतलब नहीं होता, बात होती है सीट किसको कितनी मिली। तो कांग्रेस को 404 सीटें मिली थी उस समय, चूँकि पंजाब में चुनाव नहीं हुए थे, बाद में चुनाव हुए और कांग्रेस की सीटों की संख्या बढ़कर 412 हो गई थी। इसलिए 400 सीटों का आंकड़ा तो एक बार पार हो चुका है, लेकिन 50% का वोट न नेहरू को मिला, न इंदिरा गांधी को मिला, न राजीव गांधी को मिला। 50% वोट क्या नरेंद्र मोदी को मिलेगा? क्या यह चमत्कार होगा? 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी, भाजपा को 100 सीटें और चाहिए। और जब चमत्कार होता है तो उसमें तर्क नहीं चलते, सारे तर्क जो है ध्वस्त हो जाते हैं। सारे तर्क शास्त्रियों के तर्कश से निकले हुए तीर जो है वो कोई निशाने पर लगता नहीं है। एक धारणा ये बनी हुई है कि इसलिए नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत की पार्टी है, दक्षिण की नहीं है। मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से, लोकसभा सीटों की संख्या की दृष्टि से कांग्रेस से बड़ी पार्टी है, एक बात। और जो 303 सीटें मिली हैं भारतीय जनता पार्टी को, उसमें से 223 सीटें 8 राज्यों से मिली हैं। इन 8 राज्यों में उत्तर भारत के सिर्फ 3 राज्य हैं। 2 राज्य पश्चिम के हैं, 2 राज्य पूर्व के हैं। पूर्व के राज्यों में बिहार और पश्चिम बंगाल है, और 1 राज्य दक्षिण का है, कर्नाटक। आप सबको मालूम है 28 में से 25 + 1 26 सीटें मिली थी। तो भारतीय जनता पार्टी पैन इंडिया पार्टी है, सार्वदेशिक पार्टी है, कोई उत्तर भारत की पार्टी नहीं है। ये धारणा जिन लोगों ने अपने मन में बना रखी है वो बदल ले इस धारणा को, एक बात। दूसरा, जो इस समय राममय पूरा देश हुआ है, बल्कि दुनिया में बहुत से देश हो गए हैं। ये जो राममय वातावरण है ये क्या करेगा? ये राममय वातावरण कोई सामान्य बात नहीं करेगा, इससे कोई सामान्य घटना नहीं होगी, इससे चमत्कार ही होगा। तो ये जो राममय वातावरण है, मैं जो देख रहा हूँ अपनी आँखों से, जो देखा हुआ है उसके आधार पर आपसे कह रहा हूँ। जब 1990 में अयोध्या का आंदोलन शुरू हुआ था
तब बिहार में इसकी ऐसी अनुगूंज सुनाई नहीं देती थी, बहुत से राज्यों में सुनाई नहीं देती थी। लेकिन इस बार, और बहुत से राज्यों की बात कर रहा हूँ तो दक्षिण को तो भूल ही जाइए, कर्नाटक के अलावा और कहीं भले ही सेंटिमेंट रहा हो मन में, लेकिन उसका प्रकटीकरण नहीं होता था, लोग निकलकर सामने नहीं आते थे, जैसा इस बार हुआ है। चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना हो, दक्षिण के किसी भी राज्य में चले जाइए, आपको राम मंदिर को लेकर जो लोगों में उत्साह है, ये आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला होगा। तो अब ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि इसका कोई असर चुनाव पर पड़ेगा ही नहीं। इसका असर पड़ेगा चुनाव पर, भारतीय जनता पार्टी पर, और ख़ास तौर से क्योंकि ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव है। जिस तरह से उन्होंने दक्षिण को साधने की लगातार कोशिश की है, दक्षिण की संस्कृति, दक्षिण की भाषा, दक्षिण की वेशभूषा और दक्षिण भारत से जुड़ी सभ्यता संस्कृति के तमाम प्रतीकों को जिस तरह से आत्मसात करने, अपनाने की कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू से लेकर और आखिरी जो मोदी से पहले प्रधानमंत्री हुए मनमोहन सिंह तक, किसी ने दक्षिण को उस तरह से जोड़ने की कोशिश उत्तर भारत और शेष भारत से नहीं की जिस तरह की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उसका असर आपको 22 जनवरी को ज़रूर दिखा होगा, उससे पहले भी दिखा होगा। उसके अलावा मानव सभ्यता के इतिहास में जो अक्षत वितरण का कार्य हुआ है, निमंत्रण अक्षत के जरिए देने का काम हुआ है, मानव सभ्यता के इतिहास में पब्लिक कांटेक्ट का इससे बड़ा कार्यक्रम कोई नहीं चला। जितने लोगों तक संघ परिवार के लोग पहुँचे हैं, भाजपा के लोग पहुँचे हैं, मुझे नहीं लगता दुनिया के किसी देश में, किसी आंदोलन में, किसी भी अभियान में इतने लोगों से संपर्क किया गया होगा। और ये कहना कि उसका कोई असर नहीं होगा, इवेंट आया चला गया, बात खत्म हो गई, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि ये भावना का प्रश्न है, ये तर्क का प्रश्न नहीं है, ये दिल को छूने वाली भावना का प्रश्न है। लोगों के मर्म को छुआ है इस पूरे कार्यक्रम ने। तो राम में जो हुआ है देश का वातावरण, वो कोई ऐसे नहीं हो गया है, उसकी एक आधार भूमि है, उसकी एक पृष्ठभूमि है। लंबे समय से जो आंदोलन चला है, लगातार उस पर जो पार्टी डटी रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके दूसरे संगठनों ने इस अभियान को छोड़ा नहीं। चुनाव में सफलता मिली नहीं मिली उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बार बार बीजेपी कहती रही कि राम मंदिर का प्रश्न हमारे लिए चुनाव का, राजनीति का प्रश्न नहीं है। उसके विरोधी उसका मजाक उड़ाते रहे, उसके विरोधी तारीख पूछते रहे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी बता दी, मंदिर भी बना दिया और वहीं मंदिर बना दिया। अब विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है, विपक्ष के पास वो भाषा नहीं है जिसमें वो बीजेपी का जवाब दे सके, विपक्ष के पास वो तर्क नहीं है, विपक्ष के पास वो विमर्श नहीं है जिसके जरिए वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। इसलिए मेरा मानना है कि 2024 का चुनाव पूरी तरह से एक तरफा है। शुरू में लग रहा था, कुछ महीने पहले तक ऐसा लग रहा था कि शायद बिहार और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि बिहार और महाराष्ट्र में पहले से, यानी 2019 की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और बेहतर होगी। तो भारतीय जनता पार्टी 2019 में 72 लोकसभा की ऐसी सीटें थी जिन पर नंबर 2 रही थी, और 164 ऐसी सीटें हैं जो हारी थी जिन पर 2 साल से, जी हाँ 2 साल से भाजपा काम कर रही है, उसका संगठन काम कर रहा है। इन 164 सीटों में से 2 या 3 सीट किसी एक केंद्रीय मंत्री को उसका जिम्मा सौंपा गया है, उसका प्रभार दिया गया है, और 2 साल से वो केंद्रीय मंत्री 2 रात इन लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में बिताते हैं, वहाँ के लोगों से संपर्क करते हैं, उसकी समस्या जानते हैं, समाधान करने की कोशिश करते हैं, और जो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे संपर्क करने और मिलने का प्रयास करते हैं। इस तरह का कार्यक्रम
इस तरह की तैयारी मैंने किसी और पार्टी को करते हुए नहीं देखा है। इसलिए 400 की संख्या यानी 400 लोकसभा सीटें और 50% वोट जो लक्ष्य भी है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि एनडीए का यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है उसका वोट प्रतिशत जो है 50% पार कर जाए। अगर वो भी कर जाता है तो भी बड़ी उपलब्धि होगी। ये पहली बार होगा कि कोई गठबंधन या फिर कोई एक पार्टी 50% से ज़्यादा वोट लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी ये काम कई राज्यों में लोकसभा में भी कर चुकी है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ये नहीं हुआ है। और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा होने के लिए ज़रूरी है कि इसमें बड़ा योगदान दक्षिण भारत के राज्यों का हो, जो कि होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु में कम लोगों का ध्यान गया होगा कि तमिलनाडु में पिछले चुनाव में हालांकि अलायंस था AIADMK से, तब भी बीजेपी 5 सीटों पर नंबर 2 की स्थिति में रही है। तो केरल हो या तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना हो, कर्नाटक तो बीजेपी में पहले से ही है, राममय होने से पहले से ही बीजेपी में है। तो बाकी राज्य जो हैं दक्षिण भारत के, उनमें बीजेपी के लोकसभा सदस्यों की संख्या 2024 में बढ़ने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इस पर कोई विवाद नहीं है। प्रश्न केवल इतना है कि कितनी, संख्या का सवाल है। सीटें बढ़ेंगी, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विरोधी भी मान चुके हैं कि वो चुनाव ये हार चुके हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की जीत को छोटा करना चाहते हैं। उनका सारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि उसकी जीत जो है जितना उसको छोटी कर सके उतना छोटा करने की कोशिश करें, जीतने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और जो विपक्षी दलों के गठबंधन का हाल है उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि कुछ होने वाला है उनका। देखिए, गठबंधन, मैं बार बार कहता हूँ, गठबंधन तब सफल होते हैं जब वो जन समर्थन के दबाव में बनते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गठबंधन बनाने का कोई जन समर्थन, कोई जन दबाव है नहीं। तो इसलिए इस गठबंधन का हाल वही होने वाला है जो 1971 में ग्रैंड अलायंस का हुआ था। उस समय भी कैलकुलेशन इसी तरह से होते थे कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुल मिलाकर 50% से ज़्यादा लोग खिलाफ हैं, उसके खिलाफ वोट पड़े हैं। लगभग 60% से ज़्यादा वोट जो है 1967 में कांग्रेस के खिलाफ पड़े थे। तो अगर हम सब लोग मिल जाएं और कांग्रेस के एक उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार विपक्ष का खड़ा हो तो हम जीत सकते हैं। इसी कैलकुलेशन से ग्रैंड अलायंस बना था, जो बुरी तरह से फ्लॉप हुआ, हार गया। सफल जो दो गठबंधन हुए 1977 और 1989 में, वो जनता के समर्थन में, जन दबाव में बने। और जनता ने उन गठबंधनों को सफल बनाया, राजनीतिक दलों ने नहीं। राजनीतिक दलों ने सिर्फ इतना किया कि उसको बिगाड़ने का काम नहीं किया। तो इसलिए इस बार यानी 2024 में कोई जन समर्थन ऐसा नहीं है जो चाहता हो कि बीजेपी के खिलाफ कोई गठबंधन बने और उसको हम जिताएं। तो पब्लिक सेंटिमेंट अगर आपके साथ नहीं, जन समर्थन अगर आपके साथ नहीं है, तो आप अलायंस कोई भी बनाइए। 2019 का उदाहरण देता हूं, जब उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा आरएलडी का गठबंधन हुआ तो बड़े से बड़े पंडित कह रहे थे, लिख रहे थे, बोल रहे थे कि बस बीजेपी का सफाया हो गया, अब तो बीजेपी के लिए कोई चांस ही नहीं रह गया है। लेकिन नतीजा आया तो पता चला कि बीजेपी की सीटें कुछ कम तो ज़रूर हो गई, लेकिन इतनी भी कम नहीं हुई कि विपक्ष खुशी का जश्न मना सके। बीजेपी की सीटें 71 से घटकर 62 हो गई, सिर्फ 11 सीटों पर। और जो मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब ऐसा अंकगणित जुड़ता है तो जो मार्जिनल सीटें, बहुत कम अंतर से जीतने वाली सीटें होती हैं, वो बदल जाती हैं। और वही हुआ 2019 में। वोट ट्रांसफ़र 19 में भी नहीं हुआ था, और मैंने एक दूसरे वीडियो में बताया था कि 1993 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में भी वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। तो और आज जो गठबंधन बना है विपक्षी दलों का, उसमें तो वोट ट्रांसफ़र की कोई दूर दूर तक संभावना ही नहीं दिखती। जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ बोल रही हैं पार्टियां, उनके नेता, जिस तरह का वैमनस्य है एक दूसरे के प्रति, उसमें वोट ट्रांसफ़र होने की तो बात छोड़िए, आप साथ मिलकर अगर लड़ लें
तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो क्या 2024 में चमत्कार होगा? मुझे लगता है होगा। असंभव नहीं दिखता है। आज से 6 महीने पहले आप मुझसे पूछते, 3 महीने पहले भी पूछते, तो मैं कहता कि ये तो असंभव बात है। शायद एक वीडियो में मैंने कहा भी था कि अभी तो ये संभव लगता नहीं। लेकिन आज 22 जनवरी के बाद मुझे ये कहने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि अब असंभव कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मेरे इस वाक्य को याद रखिए, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ संभावना के दायरे में है। क्या नतीजा आएगा, ये तो जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा कि जो हमें असंभव लग रहा था वो कितना स्वाभाविक रूप से संभव था। तो उसका इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा समय नहीं है, अब मई में तो रिजल्ट आ ही जाएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।